अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर एक खतरनाक जगह जो ऑटोमन एम्पायर के अधीन आने वाले मेसोपोटामिया इलाके में मौजूद थी। इस जगह के नाम था कुतल अमारा। यहाँ हजारों भारतीय सैनिक एक ऐसी लड़ाई में फंस गए थे जिस लड़ाई से उनका दूर दूर तक कोई निजी संबंध नहीं था। अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार भारतीय सैनिकों की कई टुकड़ियों को पर्शिया के अबादान इलाके में भेज देती है ताकि यहाँ से निकलने वाले तेल को ब्रिटेन के लिए पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा जा सके। लेकिन कहानी की शुरुआत में ही सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इन सभी सैनिकों की कमान लंदन के वॉर ऑफिस के पास नहीं थी। इनकी कमान इंडिया में बैठे ब्रिटेन के अधिकारियों के पास थी। परेशानी ये थी कि इन अधिकारियों को किसी भी लड़ाई का कोई खास अनुभव नहीं था। शुरुआत में इन भारतीय सैनिकों को कई जीत मिलती हैं। इनमें सबसे बड़ी जीत इराक के बसरा इलाके की होती है। क्रिसमस आते आते हजारों भारतीय सैनिक इराक की उस जगह तक पहुंच चुके थे जहां इराक की दो सबसे बड़ी नदियां टिग्रिस और यूफ्रेट्स आपस में मिलती थीं। शुरुआत में मिली इन्हीं जीतों ने भारतीय सैनिकों और उनके गोरे अधिकारियों के अंदर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भर दिया था। ये आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया था, अपनी जीती हुई जगहों को ठीक तरह से सुरक्षित किए बिना और अपनी रसद पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किए बिना इन सेनाओं ने इराक के सबसे बड़े शहर बगदाद पर कब्जा करने के बारे में सोचना तक शुरू कर दिया। इसका दूसरा बड़ा कारण ये था कि ब्रिटेन के सबसे कट्टर दुश्मन ओटोमन एम्पायर की मुख्य सेना का ध्यान उस समय इराक पर नहीं था। उनका ध्यान टर्की के अलग अलग इलाकों में चल रही लड़ाइयों पर था। इन लड़ाइयों में सबसे मशहूर थी गल्लीपोली की लड़ाई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी और सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई में इंग्लैंड को टर्की की सेना के हाथों बहुत बुरी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गल्लीपोली की इस लड़ाई में भी सैकड़ों भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। इराक में मौजूद इन हजारों भारतीय सैनिकों की मुख्य कमान एक अंग्रेज अधिकारी जनरल सर जॉन निक्सन के हाथों में थी। अक्टूबर 1915 में चार्ल्स टाउनसेंड को आदेश देते हैं कि वे 6th पूना बटालियन को लेकर तिग्रिस नदी पार करें और बगदाद की तरफ आगे बढ़ें। 6th पूना डिवीजन में भारतीय और ब्रिटिश दोनों तरह के सैनिक मौजूद थे। इस तरह यह भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों से मिलकर बनी हुई सैन्य टुकड़ी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी भी भारतीय सैनिकों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया था। इसी कारण हर बटालियन और हर डिवीजन में कम से कम 20 से 25% गोरे ब्रिटिश सैनिक रखे जाते थे। 6th इंडियन पूना डिवीजन में ब्रिटेन की अपनी 4 सैन्य टुकड़ियां शामिल थीं। इनके नाम थे 2nd डॉर्सेट्स, 2nd नॉर्फॉक्स और 1st ऑक्स एंड बक्स लाइट इन्फेंट्री। इस डिवीजन का सबसे बड़ा हिस्सा पैदल लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की अलग अलग रेजिमेंटों से बना हुआ था। इस रेजिमेंटों में खासकर पंजाबी, गढ़वाली और मराठा सैनिक शामिल थे। इनके अलावा इनकी सहायता के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा घुड़सवार, सैपर्स, रॉयल फील्ड आर्टिलरी और इंडियन आर्टिलरी ब्रिगेड के अलग अलग जवान भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 6th पूना डिवीजन में लगभग 12,000 सैनिक मौजूद थे। तिग्रिस नदी पार करते समय इन सैनिकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिन उनके लिए कितने ज़्यादा भारी पड़ने वाले थे। इस डिवीजन ने सबसे पहले बसरा को जीता था। इसके बाद इसने बहुत आसानी से कट पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद ये सेना पूरे आत्मविश्वास के साथ तिग्रिस पर बने हुए पुल को पार करते हुए सित्तासीफोन नाम के एक इलाके में पहुंच गई। सित्तासीफोन उनकी मुख्य मंजिल से लगभग 30 मील दक्षिण की तरफ मौजूद था। 6th पूना डिवीजन और उसके अलग अलग अधिकारियों का सित्तासीफोन में किसी बड़े विरोध का सामना होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑटोमन एम्पायर की एक बहुत अच्छी तरह तैयार सैन्य टुकड़ी
जिसका नेतृत्व जर्मन अधिकारी कर रहे थे, पहले से ही वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। 6th पूना डिवीजन के लिए अगली बड़ी परेशानी ये थी कि दुश्मन सैनिकों की संख्या उनसे लगभग 2 गुनी थी। आखिरकार 23 नवंबर 1915 को सिटेस्टिफोन की लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर लड़ रहे पंजाबी, गढ़वाली और मराठा सैनिक पहले 6 घंटों के अंदर बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। उनकी बहादुरी के कारण ऑटोमन एम्पायर की सेना की पहली कतारों को पूरी तरह पीछे हटना पड़ता है और पूरा इलाका पूना डिवीजन के कब्जे में आ जाता है। लेकिन इस जीत के बदले डिवीजन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शाम के 5 बजे तक 12,000 सैनिकों वाली इस पूरी डिवीजन के 4600 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे। इसी कारण शाम लगभग 5 बजे चार्ल्स टाउनसेंड अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देते हैं। इस लड़ाई में केवल सैनिक ही बड़ी संख्या में मारे या घायल नहीं हुए थे, अधिकारियों की हालत भी उतनी ही बुरी थी। 371 ब्रिटिश अधिकारियों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। शाम होने तक उनमें से 130 अधिकारी या तो मारे जा चुके थे या बुरी तरह से घायल हो चुके थे। 255 भारतीय अधिकारियों में से भी लगभग आधे अधिकारी तब तक अपनी जान गंवा चुके थे। इसका मतलब ये था कि इतनी बहादुरी से लड़ने और अपने से 2 गुनी संख्या वाले दुश्मन को पहले 6 घंटे में पीछे धकेलने के बाद भी डिवीजन को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसकी पूरी नेतृत्व व्यवस्था टूट चुकी थी। शाम होते होते हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वहां लगाया गया चिकित्सा शिविर लाशों और घायल सैनिकों से पूरी तरह भर चुका था। बाकी बचे सैनिकों को तपते हुए रेगिस्तान में खुले आसमान के नीचे ही रात बितानी पड़ी। अगली परेशानी ये थी कि केवल यही डिवीजन टिग्रिस पर बना पुल पार करके इतनी दूर तक पहुंची थी। इसका साफ मतलब ये था कि पीछे से उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलने वाली थी। घायल सैनिकों और अधिकारियों को छोटी छोटी नावों में जानवरों की तरह ठूस दिया गया और टिग्रिस नदी के रास्ते वापस बसरा भेज दिया गया। बसरा पहुंचने में इन सभी लोगों को लगभग 23 दिन लगे। इराक के मशहूर शहर बसरा की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस लड़ाई में जीवित बचने वाले सैनिकों ने बाद में अपनी कहानियां सुनाते हुए बताया कि लाशों और घायल सैनिकों के खुले घावों से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि बसरा पहुंचने से कई किलोमीटर पहले ही वह बदबू लोगों की नाक तक पहुंच जाती थी। आखिरकार जब 6th इंडियन पूना डिवीजन के घायल सैनिक और मारे जा चुके सैनिकों की लाशें बसरा पहुंचती हैं तो उन्हें सबसे पहले देखने वाले अधिकारी इंडियन मेडिकल सर्विसेज के मेजर रॉबर्ट कार्टर थे। बाद में मेजर रॉबर्ट कार्टर ने अपनी यादों पर लिखी हुई एक किताब में इस पूरे दृश्य के बारे में विस्तार में बताया। लगातार 23 दिनों तक पानी के रास्ते घायल हालत में सफर करने के बाद जब ये सैनिक छोटी नावों और जहाज़ों में पूरी तरह ठुसे हुए बसरा पहुंचे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेजर रॉबर्ट कार्टर ने अपनी किताब में लिखा कि वहां मिलने वाला लगभग हर सैनिक अपने ही मलमूत्र में पूरी तरह से लिपटा हुआ था। केवल इतना ही नहीं, हर सैनिक के शरीर पर बड़े बड़े घावों के निशान मौजूद थे। लगभग हर घाव में मवाद भर चुकी थी। पूरी नाव और छोटे जहाज़ों में गंदा पानी इधर उधर बह रहा था। इस पानी में इंसानों का मलमूत्र, मवाद और खून मिला हुआ था। मेजर रॉबर्ट कार्टर आगे लिखते हैं कि उन्हें और उनके कर्मचारियों को सबसे पहले ये पता लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी कि इन इंसानी शरीरों में कौन अभी जीवित है, किसका इलाज किया जाना है और कौन पहले ही इस दुनिया से जा चुका है। ज़्यादातर घायल सैनिकों के घावों पर कीड़े रेंग रहे थे। आज हम अपने घरों में आरामदायक कुर्सियों पर बैठकर लड़ाइयों की बातें करते हैं, लेकिन असली लड़ाई वहाँ लड़ने वाले सैनिकों के साथ क्या करती है, ये बिल्कुल अलग कहानी होती है। इस बात का पता केवल उन लोगों को चलता है जिन्होंने इन लड़ाइयों को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरी तरफ स्टेस्टिफोन में फंसी हुई बसरा डिवीजन के मुख्य अधिकारी
चार्ल्स टाउनसेंड को 17 नवंबर के दिन साफ पता चल जाता है कि बगदाद तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। अब यहाँ से अपनी और अपने सैनिकों की जान बचाना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इसी कारण वे अपनी डिवीजन के बाकी बचे लगभग 2/3 सैनिकों को उसी रास्ते से वापस लौटने का आदेश देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑटोमन सेना की हालत भी लगभग ऐसी ही थी। उनकी संख्या पूना डिवीजन के सैनिकों से लगभग 2 गुनी थी, इसलिए उनका नुकसान भी लगभग 2 गुना ही हुआ था। पहले दिन की लड़ाई में एक तरफ 4600 सैनिक और अधिकारी मारे गए थे, जबकि दूसरी तरफ लगभग 9500 ऑटोमन सैनिक मारे गए थे। चार्ल्स टाउनसेंड की तरह ऑटोमन अधिकारियों ने भी अपनी अलग अलग रेजिमेंटों को पीछे हटने का आदेश दिया था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस समय 6th पूना डिवीजन की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि अगर ऑटोमन सैनिक उनका पीछा करते और उन्हें घेर लेते तो 6th पूना डिवीजन के बाकी बचे लगभग 7,500 सैनिकों के जीवित बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। आखिरकार 3 दिसंबर 1915 को 6th पूना डिवीजन के बाकी बचे लगभग 7 से 7,500 सैनिक वापस कट पहुंचते हैं। इस डिवीजन को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसने आखिरी 44 मील का सफर केवल 36 घंटों में पूरा किया। उस समय मौजूद आने जाने के साधनों को देखते हुए ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल थी। लेकिन कट पहुंचने के बाद चार्ल्स टाउनसेंड एक फैसला लेते हैं। फैसला ये था कि उनके सैनिक अब इससे ज़्यादा पीछे नहीं हटेंगे। इराक की 2 सबसे बड़ी नदियों में से एक टिग्रिस के किनारे बसे छोटे से रेगिस्तानी कस्बे कट को वे अपना ठिकाना बनाएंगे। यहीं रहकर वे बसरा से अपनी तरफ आ रही बाकी रेजिमेंटों का इंतज़ार करेंगे। उस समय भी उनके पास लगभग 74 सैनिक मौजूद थे और उन्हें विश्वास था कि वे यहाँ से टर्किश सैनिकों का अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। आखिरकार 7 दिसंबर को ऑटोमन सैनिक 6th पूना डिवीजन के बचे हुए सैनिकों पर हमला कर देते हैं। भारतीय सैनिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ऑटोमन सैनिक कितनी तेजी और अच्छी तैयारी के साथ जमीन में गड्ढे खोदकर अपनी खाइयां बना रहे हैं। अगले केवल 3 दिनों के अंदर यानी 10 दिसंबर आते आते कट के चारों तरफ लगभग 31 मील लंबा घेरा बनाया जा चुका था। इसका मतलब था कि सभी 7400 सैनिक पूरी तरह घेर लिए गए थे। एक बार घेराबंदी पूरी होने के बाद ये 7400 सैनिक इस छोटी सी जगह में फंस गए थे और उसी दिन से उनके ऊपर लगातार हमले शुरू हो चुके थे। अगले लगभग 15 दिनों तक दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी होती रही, लेकिन ना तो टर्किश सैनिक कट शहर में बनाई गई 6th पूना डिवीजन की सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ पाए और ना ही वे उनके ज्यादा करीब पहुंच पाए। आखिरकार क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को पहली बार टर्किश सैनिक कट के अंदर बने किले में प्रवेश करने में सफल होते हैं। यहाँ दोनों तरफ के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दोनों तरफ बहुत ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन तुर्किश सैनिकों को एक बार फिर से पीछे खदेड़ दिया गया। उस समय किले की रक्षा ऑक्सफोर्डशायर रेजिमेंट के 30 ब्रिटिश सैनिक कर रहे थे। इन 30 सैनिकों में से केवल 7 सैनिक ही जीवित बचकर निकल पाए। इसके केवल 2 घंटे बाद एक और बहुत बड़ा हमला शुरू हो चुका था। इस हमले में मराठा रेजिमेंट के 113 सैनिक मारे गए। 119 लाइट इन्फेंट्री के 63 सैनिकों की भी मौत हो गई। दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर के भी लगभग 2000 सैनिक सुबह सवेरे हुए इस हमले में मारे जा चुके थे। ये क्रिसमस का दिन था और हमला सुबह बहुत जल्दी शुरू हो चुका था। दोपहर तक कट के ऊपर 4 बड़े हमले हो चुके थे। इन हमलों में दोनों तरफ की सेनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इसके बाद दोनों पक्षों ने कुछ समय के लिए लड़ाई रोककर आराम किया। शाम के समय ब्रिटिश सैनिकों को कुछ देर के लिए क्रिसमस का त्योहार मनाने का समय भी मिलता है। दूसरी तरफ इंडिया तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि 6th पूना डिवीजन कट में फंस चुकी है। इसके बाद जनरल सर फेंटन एल्मेर को अलग अलग रेजिमेंटों को कट ले जाकर 6th पूना डिवीजन की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई।
इन रेजिमेंटों में स्कॉटलैंड की CF4th हाईलैंडर्स, ब्लैक वॉच, लिसेस्टरशायर रेजिमेंट, 5th पंजाब रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट प्रमुख थीं। लेकिन इनमें से कोई भी रेजिमेंट 6th पूना डिवीजन की सहायता करने के लिए कट तक नहीं पहुंच पाई। ये सभी रेजिमेंट बसरा शहर में ही फंस कर रह गई। इस तरह चार्ल्स टाउनसेंड की ये उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी कि कट को अपना ठिकाना बनाकर रखने पर बसरा से उन्हें कोई ना कोई सहायता जरूर मिल जाएगी। इंडियन 7th डिवीजन को खास तौर पर इराक के पश्चिमी मोर्चे पर चल रही एक लड़ाई से तुरंत बुलाकर 6th पूना डिवीजन को सहायता के लिए भेजा गया था। लेकिन ये डिवीजन भी बसरा पहुंचकर फंस गई। आगे बढ़ने के लिए जिस सामान और आने जाने के साधनों की जरूरत थी, वे सारा सामान उस समय फ्रांस के मार्सियली शहर में किसी जहाज पर पड़ा हुआ था। उसे अभी तक इराक पहुंचाया ही नहीं गया था। आखिरकार 5 जनवरी को जनरल एल्मर इन सभी बातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वे 7th डिवीज़न को किसी न किसी तरह बसरा से बाहर निकालते हैं और 6th पूना डिवीज़न की सहायता करने के लिए कट की तरफ चल पड़ते हैं। कट के पास पहुंचने पर जनरल एल्मर का साफ अंदाज़ा हो जाता है कि 6th पूना डिवीज़न की हालत उस समय बहुत ज़्यादा खराब थी। टर्किश सैनिकों ने चारों तरफ से बहुत खतरनाक घेराबंदी और मोर्चाबंदी करके उसे घेर रखा था। इंडियन 7th डिवीजन के जवान बाहर की तरफ से इन घेराबंदी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे किसी भी तरह सफल नहीं हो पाते। इस कोशिश में 8,000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ कट नाम की इस छोटी सी जगह के अंदर फंसे लगभग 7,000 पंजाबी, घटवाली, मराठा और कुछ ब्रिटिश सैनिकों की मानसिक और शारीरिक हालत हर दिन खराब होने लगती है। उनके पास मौजूद खाना और पानी लगातार कम हो रहा था। हर नए दिन के साथ मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इस घेराबंदी को तोड़कर जीवित बच निकलने की उनकी सभी उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। उस समय जनवरी का महीना था। बेमौसम बारिश और कड़ाके की ठंड ने पूरी जमीन को दलदल सा बना दिया था। भूखे प्यासे, बीमार और घायल सैनिकों के लिए रातें बर्फ जैसी ठंडी होने लगी थीं। अब वे इस ठंड को सहने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत सारे सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट और गैंग्रीन जैसी परेशानियां हो चुकी थीं। गैंग्रीन का मतलब होता है कि अगर शरीर पर मौजूद किसी घाव का समय पर सही इलाज नहीं होता और उस घाव से निकला हुआ इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और जहर की तरह काम करता है। लगभग सभी सैनिकों के शरीर में ऐसा संक्रमण फैल चुका था। बचे हुए लगभग 7,000 सैनिकों में से लगभग 1140 सैनिक पिछले कुछ दिनों में ही घायल हो चुके थे। वे पूरी तरह लड़ने में असमर्थ हो चुके थे। घेराबंदी के अंदर हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए डॉक्टरों की भी कमी हो चुकी थी। 3 डॉक्टर खुद बुरी तरह घायल हो चुके थे और 2 डॉक्टर गोलीबारी में मारे जा चुके थे। कट जैसी इन छोटी सी जगह में ऑटोमन एम्पायर की सेना द्वारा की गई ये घेराबंदी में फंसे सैनिकों ने शायद कभी भी नहीं सोचा था कि वे घेराबंदी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे लंबी और सबसे दर्दनाक घेराबंदी में से एक बनने वाली है। ये पूरी घेराबंदी अगले 147 दिनों तक चलने वाली थी। बाहर से टर्किश सेना की तोपें और बंदूकें लगातार आग बरसा रही थीं, लेकिन अंदर मौजूद भारतीय सैनिक अब तोपों और बंदूकों की गोलियों से नहीं मर रहे थे। वे भूख, प्यास और अपने शरीर पर पहले से मौजूद घावों से फैले गैंग्रीन के कारण मरने लगे थे। धीरे धीरे अंदर मौजूद सारा राशन खत्म होने लगा था। इसके बाद अधिकारियों ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने अपने घोड़ों को काट कर उनका मांस खा सकते हैं, लेकिन यहीं से भारतीय सेना की परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए घोड़ों को मारकर खाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाले थे। बहुत सारे सिख, हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने घोड़ों का मांस खाने से साफ मना कर दिया था। कुछ हफ्तों के बाद ये खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद दिल्ली में अलग अलग धर्मों के कई नेताओं ने घेराबंदी में फंसे सैनिकों से घोड़ों का मांस खाकर अपनी जान बचाने की अपील की।
लेकिन तब तक इन सैनिकों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ ऑटोमन सैनिक इन सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए केवल उनके ऊपर गोलियां ही नहीं बरसा रहे थे, वे भारतीय सैनिकों की शिविरों के अंदर अलग अलग तरह के पर्चे भी फेंक रहे थे। इन पर्चों में खासकर मुस्लिम सैनिकों से कहा गया था कि वे गैर मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर अपने ही धर्म और बिरादरी के लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। उनसे कहा गया कि ब्रिटिश सेना का साथ छोड़कर उसी समय घेराबंदी के दूसरी तरफ आ जाएं और ऑटोमन सैनिकों के साथ मिलकर हथियार उठाएं। 8 मार्च को जनरल एल्मर एक बार फिर इंडियन 7 डिवीजन के साथ टर्किश घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिश भी असफल हो जाती है। इस कोशिश में उनके 3700 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। आखिरकार 29 अप्रैल 1916 को जनरल चार्ल्स टाउनसेंड अपने बाकी बचे सैनिकों के साथ टर्किश सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। पिछले 130 वर्षों में ब्रिटेन के सैन्य इतिहास का ये पहला इतना बड़ा आत्मसमर्पण था। जनरल एल्मर को साफ अंदाजा हो चुका था कि 6th पुणे डिवीजन की हालत उस समय बहुत ही ज़्यादा खराब थी। टर्किश सैनिकों ने उसे चारों तरफ से खतरनाक घेराबंदी और मोर्चाबंदी करके घेर रखा था। 6th पुणे डिवीजन के बचे हुए सैनिक टर्किश सेना की 147 दिन लंबी घेराबंदी से तो आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनके लिए किसी तरह की राहत नहीं थी। अब इन थके हुए, भूखे और घायल सैनिकों को लगभग 1000 किलोमीटर लंबा सफर पैदल तय करना था। इन सैनिकों के शरीर में अब बिल्कुल भी जान बची नहीं थी। उन्हें पैदल चलकर टर्की के एनाटोलिया इलाके में मौजूद एक कैद खाने की तरफ ले जाया जाना था, जो लगभग 1000 किलोमीटर दूर था। इन सैनिकों को हर दिन लगभग 24 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पूरे दिन में उन्हें केवल एक बार खाना दिया जाता था। ये खाना जानवरों को मिलने वाले खाने से भी ज़्यादा बदतर होता था। इसके साथ साथ सैनिकों की लगातार मारपीट भी की जाती थी। जब पकड़े गए सैनिकों का ये दल इराक और टर्की के अलग अलग शहरों से गुजरता था, तो स्थानीय लोग उनकी तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते थे। लोग उन्हें गालियां देते थे और कई लोग उन पर पत्थर भी फेंकते थे। इराक के स्थानीय लोगों के लिए 6th पुणे डिवीजन के ये सैनिक हमलावर थे। इस सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर उनके घरों और उनके शहरों पर हमला किया था। इस 1000 किलोमीटर लंबे सफ़र को बाद में जीवित बचे कुछ सैनिकों ने अपनी किताबों में डेथ मार्च का नाम दिया। इस 1000 किलोमीटर लंबे सफ़र के दौरान 4000 से ज़्यादा सैनिकों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। इस पूरी लड़ाई में हिस्सा लेने वाले ब्रिटिश सैनिकों में से 70% से ज़्यादा सैनिक मारे जाते हैं। इस डिवीजन के सैनिकों में से कितने सैनिक ठीक संख्या में जीवित बचे, इसकी आज तक कोई आधिकारिक गिनती मौजूद ही नहीं है। इस लड़ाई के कई वर्षों बाद तक, लगभग 1924 तक, इस डिवीजन के कुछ बचे हुए सैनिक अलग अलग रास्तों से इंडिया वापस लौटते हैं। उन्होंने लोगों को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई कि वे किस तरह इन मुश्किल हालातों में जीवित बचकर वापस आए हैं। अब अगर इस डिवीजन के मुख्य अधिकारी चार्ल्स टाउनसेंड की बात की जाए तो 1924 में ब्रिटेन पहुंचने के बाद चार्ल्स टाउनसेंड की भी मौत हो जाती है। तो ये थी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी, एक ऐसी भारतीय डिवीजन की कहानी जिसके लगभग 13,000 सैनिकों में से केवल कुछ मुट्ठी भर सैनिक ही सुरक्षित अपने घरों में वापस लौटने में सफल हुए। ये कहानी और ये वीडियो अब यहीं पर खत्म होता है।